शरीफ आप म्यूट पर जाती रही। जी 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 माफ करना, शायद म्यूट हो गया था बीच से। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमारा एनसीएनएफ का जो सफर है जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। 500 हमारे सभ्यों के साथ हमने शुरुआत की पूरे देश भर में, जिसमें हमारा ये लक्ष्य था कि हम 50 लाख किसानों तक पहुंचेंगे और 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर हम प्राकृतिक खेती से खेती करके अपनी लाइवलीहुड और ये जो जमीन भू संपदा है इसको सिक्योर करेंगे। तो इसके साथ हम जुड़े, हमारा सफर 2020 से शुरू हुआ और आज हमें 1 साल 2021 जुलाई में 1 साल पूरा हुआ है। और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आज रखा है। और ये कार्यक्रम से ज्यादा मैं कहूँगी कि हमने कोविड के दो जो हमारा ये पूरा हमने देखा और काफी बुरा वक्त रहा सबके लिए, खासकर किसानों के लिए। फिर भी हमारा जो जज्बा है कि हम डटे रहे। हम अभी जैसे फार्मर लॉ के लिए भी दिल्ली में सारा चल रहा है अभी, और हम हर जगह डटे रहे। इन मुसीबत के वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तालीम के जरिए हम बार बार मिलते भी रहे, छोटे मोटे प्रोग्राम के जरिए हम सब मिलते रहे। तो इस जज्बे की जो बात है, इसी के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं कि भारत में प्राकृतिक खेती का जो पूरा हमने शुरू किया मुहिम, और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो सेलिब्रेशन बनता है हमारे जज्बे के लिए। तो मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत, वेस्ट रीजन की जो शुरुआत है कार्यक्रम की, वो शैलेंद्र जी के स्पीच के माध्यम से करना चाहूंगी। शैलेंद्र जी जो हैं वो हमारे साथ राजस्थान से हैं। सेवा मंदिर जो संस्था है उसके साथ वो 1993 से जुड़े हुए हैं और उनका जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पे काफी काम है उनका, और वो खुद एक पक्षी प्रेमी भी हैं। तो प्रकृति से उनका सीधा नाता है। मैं शैलेंद्र जी से विनती करूंगी कि वो अपना वक्तव्य रखें सबके सामने। शैलेंद्र जी। तो धन्यवाद करने के लिए। और मुझे जो बताया गया है, मेरे पास शायद 3 या 4 मिनट का समय है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी बात समय पे पूरी कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा शैलेंद्र जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं। तो आवाज आ रही है अब मेरी? या मेरा कुछ भाग सुन पाए होंगे आप शायद। हेलो जी जी हेलो जी, अगर आप फिर से स्टार्ट कर सके तो अच्छा। तो मैं थोड़ी राजस्थान के बारे में बात करूंगा जहां मैंने काम किया है। तो राजस्थान का एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। देश का 10% एरिया हमारे पास है, मगर सिर्फ 1% पानी पूरे देश का हमारे पास है। और हमारे राजस्थान को देखें तो हेलो 61% जो हमारे यहाँ जो एरिया है वो एरिड एरिया है, और जिसमें से खेती के हिसाब से देखें तो 75% जो क्षेत्र है वो वर्षा पे आधारित है। अब ऐसी विषय सर राजस्थान, हेलो हाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो हाँ, दूसरे लोग जो सबको रिक्वेस्ट करें कि अपना म्यूट कर ले प्लीज। सतीश जी प्लीज आप म्यूट कर सकते हैं, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं। हेलो शुरू करूं मैं? हाँ शैलेंद्र जी आप प्लीज। हाँ, तो ये जो खेती के बारे में, राजस्थान के बारे में बात कर रहा था, तो राजस्थान में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो राजस्थान की जो खेती है वो मेरे ख्याल से पूरे एक दुनिया के लिए उदाहरण है। राजस्थान में जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन थी, उन्होंने प्रकृति के साथ लड़ने की बजाय प्रकृति के साथ रहना सीखा। उनके साथ सहजीवन का एक अनोखा मॉडल उन्होंने बनाया,
जिसमें चाहे खेती हो या पशुपालन हो, तो आप देखा जाए तो देश की सबसे अच्छी जो डेयरी ब्रीड्स या ड्यूल पर्पस ब्रीड्स हैं वो राजस्थान में रही है हमारे। आप उनको थारपारकर कहें, राठी कहें, कांकरेज कहें, और बाहर से गिर आई, मगर काफी बेस्ट लाइवस्टॉक ब्रीड, न सिर्फ कैटल ब्रीड, बाकी देखा जाए तो भेड़ की, शीप की बीकानेरी नस्ल यहाँ अच्छी बनी। उसी तरीके से बकरे में सिरोही नस्ल अच्छी बनी। तो इस तरीके से ये जो पद्धतियां बनी, और उसके अलावा राजस्थान में प्राकृतिक रूप से एग्रो फॉरेस्ट्री के बेस्ट मॉडल हमें मिले, जिसमें खेती के साथ जैसे खेजड़ी था, पेड़, बेर था, बबूल था, तो इनसे, इन पेड़ों से भोजन की प्राप्ति होती थी, चारे की प्राप्ति होती थी, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ भी थे जिनसे नेचुरल रूप से ये खेत फर्टिलाइज होते रहते थे। अब बीच में जो आधुनिक विकास आया, उसमें हमारी जो ये पद्धतियां थी, कृषि की पद्धतियां, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी अंचल हो, या पूर्वी राजस्थान हो, सभी जगह प्राकृतिक पद्धतियों की जगह जो हमारी वैकल्पिक जो रासायनिक पद्धतियां हैं या मॉडर्न कृषि की पद्धतियां हैं, उनका बोलबाला हो गया। और मुझे लग रहा है कि इसको कहा जाता है कि जब आपको कोई रास्ता वापस पकड़ना हो, तो जहां से हम भटके हैं हमें वापस वहीं लौटना पड़ेगा। और शायद 1 साल पहले हमने ये यात्रा शुरू की है। मुझे उम्मीद है हम वापस जो हमारी कृषि पद्धतियां, जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं, वो हम बीच में छोड़ दिए थे हमने, उन्हें वापस अपनाएंगे, और हम वापस प्रकृति के साथ जो प्राकृतिक कृषि पद्धति है उस पर वापस लौट पाएंगे। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपका खूब बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हम जश्न की बात करते हैं और उसमें अगर गाना शामिल ना हो हमारे जश्न में, तो हमारा जश्न अधूरा रहता है। तो आज हम यहाँ पे हमारे साथ विनय चारुल जी हैं। वैसे उनको परिचय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब उनको जानते हैं, जो वो खुद लोकनाथ संस्था से जुड़े हुए हैं। लोकनाथ मानने के लोगों की आवाज, और उन्होंने ये जो संस्था है 1992 में शुरू की थी। और विनय चारुल जी, उसके अलावा भी काफी सारे उनके गाने फेमस हुए हैं। जो मेरा उनका सबसे पसंदीदा गाना, जो मैंने काफी बचपन से सुना हुआ है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर वाला, वो मेरा काफी पसंदीदा रहा है। तो मैं विनय चारुल जी से कहूंगी कि आज हमारे साथ वो जुड़े हैं और एक खेती और प्राकृतिक खेती का जो विषय को लेकर वो हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तो आए हम सब ये जश्न में गीत का मजा लें। विनय चारुल जी। विनय चारुल जी, माफ कीजिएगा, आपका म्यूट है, तो जरा अनम्यूट कर। बस अभी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। ओके, चलिए, वेरी नाइस। गीत गाने से पहले जस्ट 1 मिनट ये बात करना चाहेंगे कि ये जो गीत है, पिछले कुछ 1 सालों में हमारे जो गुजरात के सजीव खेती करने वाले जो किसान हैं, उनके साथ बातें करते करते हमने जो उनसे सीखा, उस पर ही आधारित है ये गीत। और इस गीत में बेसिकली ये है कि जो सजीव खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का एक अलग स्वरूप है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी बेसिकली बात है। और गाने का जो टाइटल है, जहर नथी आपू, कि मुझे जहर नहीं देना है। जहर यानी जो रसायन, जो खेती में, रासायनिक खेती में इस्तेमाल होते हैं, किसको नहीं देना है? मेरी बाड़ी को नहीं देना है, मेरी मिट्टी को नहीं देना है, जो मेरी मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको नहीं देना है, मेरे जो पशु हैं, जो जानवर हैं, गाय भैंस है, जो इसके चारे पर निर्भर है, उनको नहीं देना है, और इस कुदरत को नहीं देना है, और जो इंसान मेरे खेत की सब्जियां, धान का उपयोग करते हैं, उनको नहीं देना है। और मैं ये जहर नहीं देकर आज से हम लोग एक प्रण करते हैं कि कुदरती खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव खेती करेंगे। तो यही इस गीत का। हाँ। और एक और चीज जो बताना चाहते हैं, कोइंसिडेंस है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो जिन किसानों से
हमने बहुत कुछ सीखा है, जिन लोगों से हमने सीखा है वो हमारे सारे गुरुओं को याद करते हुए आपके साथ ये गाना शेयर कर रहे हैं। तो जस्ट शुरू की 2 लाइन जो है, एक किसान कह रही है कि मुझे विरासत में हरी भरी खेती मिली थी, हरा भरा खेत मिला था और मुझे वैसा ही हरा भरा खेत विरासत में मेरे बच्चों को देना है। तो ऐसे खेत को मैं जहर कैसे दे सकता हूं? मारा वारसामा आवी ती લીલી વાડી મારે વારસામાં દેવી રે લીલી વાડી મારી વાડીને મારે ઝેર કેમ આપવું? આવી વાડીને મારે ઝેર કેમ આપવું? મારા ખેતરની ખુશ્બુ તો દૂર દૂર જાય, મારા ખેતરની ખુશ્બુ તો દૂર દૂર જાય, એમાં કેટલાય નાના નાના જીવો રચાય, એમાં કેટલાય નાના નાના જીવો રચાય. આવા જીવોને મારે ઝેર નથી આપવું, આવા જીવોને મારે ઝેર નથી આપવું. મારી આંગળીથી રૂજેવું ખેતર ખેડાય, મારી આંગળીથી રૂજેવું ખેતર ખેડાય, એને એક દાણો આપું તો 100 દાણા થાય, એને એક દાણો આપું તો 100 દાણા થાય. આવા ખેતરને મારે ઝેર નથી આપવું, આવા ખેતરને મારે ઝેર નથી આપવું. મારી વાડીના ચારાથી ઢોરા ધરાય, મારી વાડીના ચારાથી ઢોરા ધરાય, એના છાણિયા રે ખાતરથી વાડી લહેરાય, એના છાણિયા રે ખાતરથી વાડી વાડી લહેરાય. આવા ઢોરાને મારે ઝેર નથી આપવું, આવા ઢોરાને મારે ઝેર નથી આપવું. મારું ખેતર તો 4 ટીપા ભેજથી ધરાય. वो कह रहा है कि मेरा जो खेत है, मेरी जो मिट्टी है, वो 4 बूंद पानी से ही संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी मिट्टी ठंडी होती है, उसमें झाकड़ जो ओस की बूंदों को पकड़ता है, वो जो मिट्टी है. मारू खेतर तो 4 टीपा भेजती धराए, મારું ખેતર તો 4 ટીપા ભેજથી ધરાય, એની ઠંડી ઠંડી માટીમાં, એની ઠંડી ઠંડી માટીમાં ઝાકળ સમાય, એની ઠંડી ઠંડી માટીમાં ઝાકળ સમાય. આવી માટીને મારે ઝેર નથી આપવું, આવી માટીને મારે ઝેર નથી આપવું. મારા ખેતરમાં ઢાલિયા અળસિયા દેખાય, મારા ખેતરમાં ઢાલિયા અળસિયા દેખાય, એમાં પંખીઓ પતંગિયાને ઝાડવા ઉગાય, એમાં પંખીઓ પતંગિયાને ઝાડવા ઝાડવા ઉગાય. આવી કુદરતને મારે ઝેર નથી આપવું, આવી કુદરતને મારે ઝેર નથી આપવું. फिर वो कहता है कि मेरे खेत का जो दाना है कितनी दूर दूर तक जाता है, क्या पता उसको कितने इंसान इस दाने को उपयोग करते हैं अपनी रसोई में. ऐसे इंसानों को मैं जहर नहीं दूंगा.
कहता है कि कहती है, मारी वाड़ी ना दाना तो दूर दूर जाए, मारी वाड़ी ना दाना तो दूर दूर जाए, मकोण जाने के टलाए मानवी धराए, मकोण जाने के टलाए मानवी धराए, आवा मानव ने मारे झेर नदी आप, आवा मानव ने मारे झेर नदी आप, आवा जेरों थी खेती ने खेड़ुए जाए, आवा जेरों थी खेती ने खेड़ुए जाए, हवे करिए सजीव खेती केहू समझाए, हवे करिए सजीव खेती एवं समझाए, मारी खेती ने मारे झेर नदी आप, मारी खेती ने मारे झेर नदी आप, आवा जीवों ने मारे झेर नदी आप, आवी कुदरत ने मारे झेर नदी आप, आवा मानव ने मारे झेर नदी आप। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Can we all unmute? I am requesting Sharifa, sorry. Can we all हाँ, अनम्यूट हम कर रहे हैं सबको। जी नफीसा जी, ठीक, हाँ थोड़ी मदद कीजिएगा अनम्यूट करने में सबको। बहुत बढ़िया पेशकश थी। Thank you so much, Vinay and Chandra. Very थैंक यू एवरीवन। इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग साउंड क्लाउड पे अवेलेबल है। इसके अनुवाद हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पर चैट बॉक्स में उसका लिंक और हमारे नंबर्स लिख देंगे। अगर किसी को चाहिए तो हम आपको वो अनुवाद और उसके पोस्टर्स भेज सकते हैं, इफ दैट्स ओके। Absolutely okay. थैंक यू विनय, सुपर्ब। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, शिल्पा बोल रही हूँ, कि हाँ, आप हिंदी में अनुवाद करके प्लीज इसको गाओ, और बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए। इट विल बी रियली अ गुड कंट्रीब्यूशन टू द नेचुरल फार्मिंग मूवमेंट इन द कंट्री। ऑलराइट, ओके। थोड़ी थोड़ी हमने अटेम्प्ट की है, वो बाद में हम लोग शेयर करेंगे कभी आज के बाद, डेफिनेटली। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Okay. ऑल द Thank बेस्ट, you. ऑल द बेस्ट। Thank you. Yeah. अद्भुत गाना है, हम सबने सुना। कुछ थोड़ा राती में था, बट बीच बीच में ये अनुवाद हुआ तो हम सब उसके साथ बहुत सीधी कनेक्ट हो पाए। और आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, 1 साल का ये सेलिब्रेशन है, तो प्राकृतिक खेती का हम प्रण लें। और जैसे उन्होंने गाया है कि हमें अपने जो वारसा में हमारे जो लीली वाड़ी, मतलब ग्रीन हरी भरी वाड़ी आई है, हमें वैसे ही आगे भी देनी है। तो ये प्रण लें हम, और हम इस पे आगे काम करें सारे, जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, और आगे इस पे निरंतर हम काम करते रहें। अब मैं गुजरात से इनवाइट करना चाहूंगी। कुछ हम जैसे बात हुई थी, हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले WGWLO, मतलब वर्किंग ग्रुप फॉर विमेन एंड लैंड ओनरशिप, जो काफी टाइम 2017 से महिला किसानों के साथ जो सजीव खेती है उस पे काम कर रहा है। और इसमें महिला किसानों को समझ आए, इसके लिए 2 अलग अलग गेम हमने डेवलप की थी, जिसमें एक है लाल लीली डिश और दूसरी है सांप सीढ़ी का एक खेल है। ये खेल के माध्यम से हम महिला किसानों को फार्मिंग की तरफ कैसे सजीव खेती की जाए वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो वो उसका वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दीपक फाउंडेशन है, वो परिपूर्ण योजना के अंतर्गत उन्होंने जो वहाँ पे उपलब्ध, अपने विस्तार में उपलब्ध जो कठोल है, जो अनाज है, धान्य है, उससे खिचड़ी बनाने की एक पूरी रेसिपी डिजाइन की है, उसका हम वीडियो देखेंगे। और उसके बाद है आनंदी संस्था का एक रेसिपी है इमली की चटनी का, इमली गुड़ की चटनी का, जो हमें मेघा बहन जो है वो हमें सहायता करेंगी फोटो और अपने बात के माध्यम से कि वो रेसिपी किस तरह से बनती है और इसके क्या उपयोग है। तो हम गुजरात राज्य से हम ये शुरू करते हैं।
शिखा जी जरा मदद कीजिएगा शुरू करने में। Can you all see my screen? जी शिखा जी, हम देख पा रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही थी। ओके। નિકુલભાઈ રાણા છે, બાવડા મહિલા વિકાસ સંગઠનમાં કામ કરું છું અને WGWLO સાથે એક નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી છું અને સજીવ ખેતી ઉપર અમે કામ કરીએ છીએ અને સજીવ ખેતીમાં અમે બહેનોને પ્રેરિત કરીએ છીએ કે બહેનો સજીવ ખેતી તરફ વળે. તો એના માટે અમારી પાસે લાલ ડીશ અને લીલી ડીશની એવી રમત છે. એના દ્વારા અમે સમજાવીએ છીએ કે લાલ ડીશમાં કેટલો ખર્ચો થાય. લાલ ડીશ એટલે એક રાસાયણિક ખેતી કરવા માટેની એક નિશાની છે અને લીલી ડીશ એ સજીવ ખેતી કરવા માટેની એક નિશાની છે. એવી બે રમત છે, લાલ ડીશ અને લીલી ડીશ. એમાંથી એ બહેનોને વીઘાનો કેટલો ખર્ચ થાય એ સામેથી અમે એમને પૂછીએ છીએ અને એ અમને કહે છે કે વીઘાનો આટલો ખર્ચો થાય રાસાયણિકમાં અને જો સજીવ ખેતી કરીએ તો કેટલો ખર્ચો થાય એ અમે એ બહેનો પાસેથી સામેથી માંગીએ અને કરાવીએ છીએ. એટલે બંનેમાં શું તફાવત થાય છે કે રાસાયણિકમાં કેટલો ખર્ચો થાય છે અને સજીવમાં કેટલો ખર્ચો થાય. લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાં બહેનોને લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાં બંનેને એક સરખા પૈસા મૂકવામાં આવે છે. બંનેને 10-10 હજાર લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાં મૂકવામાં આવે છે. પછી સામેથી એ બહેનો જેટલો ખર્ચો કરે એ બાજુમાં નીકાળતા રહે છે. આ બાજુ વાળા બેન પણ પોતાનો ખર્ચો નીકાળતા રહે છે. એટલે એ બહેનોને પ્રત્યક્ષ ખબર પડે કે અમે આમાં કેટલું ખર્ચીએ છીએ અને આમાં કેટલું ખર્ચીએ છીએ. તો આ જોઈને એમને ખબર પડે કે આમાંથી પૈસા કેટલા જાય છે એવું અમે એમને સમજાવવા માંગીએ છીએ. તો એમાં બિયારણનો ખર્ચો આવશે, ખેડનો ખર્ચો આવશે, કાપણીનો ખર્ચો આવશે, નિંદામણનો ખર્ચો આવશે અને દવા છાંટવાનો ખર્ચો આવશે. આવા રાસાયણિક ખેતીમાં આટલા ખર્ચા આવશે અને સજીવ ખેતીમાં આટલા ખર્ચા આવશે એવું અમે એ બહેનોને લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાં સમજાવીએ છીએ. જેમ કે સજીવ ખેતી કરવામાં આવે તો એમને ખાતરનો ખર્ચો બચી જશે. એ પોતાના ઘરને છાણિયું ખાતર હશે એનું યુઝ કરશે અને જે પોતે ખાતર બનાવશે, અળસિયાનું ખાતર છે, પછી સેન્દ્રિય ખાતર જે બજારમાં 200ની થેલી મળે. જ્યારે યુરિયા DAP લાવો ત્યારે તમને એ 300ની અને DAP લાવો તો તમને 1200ની એમ થેલી પડશે અને પેલી 1000 રૂપિયામાં એ તમને એ થેલી મળી રહેશે 5 થેલી. એ 5 થેલી એક વીઘામાં તમને થઈ રહેશે. અમે લાલ ડીશ અને લીલી ડીશથી તેમને આ રીતે સમજાવવા માંગીએ છીએ. એટલે રૂપરૂપ એમને પોતાના કેટલો ખર્ચો થાય એ ક્યારે બહેનો ભણતા નથી, પણ આ લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાંથી એ લોકો પોતે પોતાનો ખર્ચો ગણી શકે અને એમને ખબર પડે કે ખરેખર લાલ ડીશમાં કેટલો ખર્ચો થાય છે અને લીલી ડીશમાં કેટલો ખર્ચો થાય છે. એટલે લાલ ડીશની રમત રમાડીએ એમાં લાલ અને લીલી ડીશની, તો એમાં રાસાયણિક ખેતીવાળા બેનને 8,200નો ખર્ચો થયો અને લીલી ડીશ વાળાને 4,000નો ખર્ચો થયો. એમ બંનેમાં તફાવત જોવા મળશે કે ખરેખર લાલ ડીશમાં કેટલો ખર્ચો થાય અને લીલી ડીશમાં કેટલો ખર્ચો થાય. તો બંનેને સામેથી દેખાડવામાં આવે છે કે લાલ ડીશ અને લીલી ડીશમાં કેટલો ફેર છે. તો એની સામે આપણી જમીન સુધરશે, એની સાથે આપણું આરોગ્ય સુધરશે. લીલી ડીશમાં આટલા ફાયદાઓ પણ થશે એની સાથે સાથે. ભલે તમને રાસાયણિકમાં તમને આવક વધુ મળે પણ એની સામે ખર્ચો પણ એટલો વધારે જ થાય છે. જ્યારે લીલી ડીશમાં તમને ખર્ચો પણ થશે નહીં અને આવક ભલે ઓછી થાય પણ એની સામે તમારું આરોગ્ય, એની સામે તમારું પોષક તત્વોનો આપણે એવું ખોરાક ખાઈએ જેમાંથી આપણને એવી બીમારીઓથી બચી શકીએ અને એના લીધે આપણે એનો ભાવ પણ સજીવ ખેતીથી જો આપણે કરેલો હોય તો એનો ભાવ પણ આપણને સારો મળી રહેશે. તો આપણને આટલો ફાયદો થાય છે. બહેનોને અમે આ રમત રમાડીએ છીએ. પછી એ બહેનોને અમે સામેથી પૂછીએ છીએ કે તમારે આવી ખેતી કરવી જોઈએ કે આવી ખેતી કરવી. પછી સામેથી બહેનો કહે છે કે ના, લીલી ડીશવાળી ખેતી કરવી જોઈએ, એમાંથી ખર્ચ ઘટે છે અને જમીન પણ સારી રહે. આ રીતે અમે એવા ટૂલ્સ વિકસાયા છે જેનાથી રમતો દ્વારા એ બહેનોને અમે સજીવ ખેતી તરફ પ્રેરીએ છીએ. એની સાથે એક લાલ ડીશ અને લીલી ડીશ સિવાયની પણ એક રમત છે જે સાપસીડીની રમત છે. તો સાપસીડીમાં પણ એવું સમજાવવામાં આવે છે કે સીડી બેન ક્યારે ચડશે. જ્યારે બેન સજીવ ખેતી કરશે તો એ સીડી ચડશે. તો એ સજીવ ખેતી કરવા માટે એને શું વાપરશે તો એ સીડી ચડશે. તો એ પોતે એ બેન પોતાનું સજીવ ખેતી કરશે એટલે પોતાના જમીનમાં પાક ફેરબદલી કરશે એટલે એ બેન ઉપર આવશે.
એટલે પાક ફેરબદલી કરવાથી એને ભાવ પણ સારા મળી રહેશે અને જમીનને પોષક તત્વો મળી રહેશે. અને જો સાપ આવશે તો જો સાપ આવે તો ત્યાં લખેલું હોય કે તમે બીટી કપાસ કર્યો છે એટલે તમને એ સાપ ગળી જાય છે. એટલે સાપ ગળવાથી એ બેન નીચે જાય છે. એટલે નીચે જવાનું કારણ છે કે આપણે જમીનમાં બીટી કપાસ કર્યો છે. ને બીટી કપાસ કરવાથી આપણી જમીનની ફળદ્રુપતા ખતમ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે અમે બહેનોને સમજાવીએ છીએ કે જો આપણે સજીવ ખેતી કરીએ તો આપણે ધીરે ધીરે ઉપર ચડીએ છીએ અને ના કરીએ રાસાયણિક કરીએ તો આપણે સાપ આપણને ગળી જાય છે અને આપણે નીચે જઈએ છીએ. મારા બહેનોને ખબર પડે કે ના ખરેખર અમે આવી ખેતી કરશું તો ઉપર જઈશું અને જો આવી ખેતી કરશું રાસાયણિક તો આપણને સાપ ગળી જશે ને આપણે નીચે જઈશું. એ પેઢી દ્વારા બહેનોને સજીવ ખેતી કરવાથી શું ફાયદો થાય છે. સજીવ ખેતી કરવાથી એ બેન ધીરે ધીરે નિસણી છે ત્યાંથી એ ઉપર જશે. જો સજીવ ખેતી કરશે તો એમાં એ સજીવ ખેતી કરવાથી શું લાભ થાય એ અમે એમને સાપ સીડી દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. એની સામે છે સાપ. એટલે સાપના મોઢામાં જો બેન જાય તો એ નીચે જશે કારણ કે એને એ સજીવ ખેતીના નિયમો નથી અપનાવ્યા એટલે એની નીચે જશે. જો સજીવ ખેતીના નિયમો અપનાવશે તો એ બેન ધીરે ધીરે ઉપર જશે. જેમ કે પોતાનું બિયારણ જો એ પોતાનું બિયારણ ઘરનું વાપરશે તો એ પોતે ઉપર જશે અને બીજનો ખર્ચ ઘટાડશે. અને જો સાપના મોઢામાં આવશે તો જેમ કે બીટી કોટન એ બીટી કોટનનું કપાસ કરતી હશે તો એની આવકમાં ઘટાડો થશે એટલે એ નીચે આવશે કારણ કે એને બીટી કપા કર્યો છે. બીટી કપા કરવાથી પોતાની જમીનની ફળદ્રુપતા સાવ ઘટી જાય છે અને જો સજીવ ખેતી કરતા હોય તો એની ફળદ્રુપતા વધતી જાય છે. આ રીતે બહેનોને અમે સમજાવીએ છીએ અને એમનાથી કહેવામાં આવે છે કે આમાં શું કરવું જોઈએ. તમારે આવી ખેતી અપનાવવી જોઈએ કે આવી રાસાયણિક ખેતી અપનાવવી જોઈએ. તો આવા અમે એમાં સ્કૂલો અપનાવ્યા છે. In many rural and tribal areas, women don't get enough opportunities to be independent and live a life with economic stability and happiness. Due to lack of employment, opportunities and skills, they are compelled to work in fields for very low wages. Chota Udaipur is one such region located in Gujarat. In between the hustle bustle of villagers, cultural joy of tribal communities, and seemingly abundant crop production at a local level is hidden the agony of lack of livelihood, employment opportunities, and lack of resources. It is important that we create some opportunities for women to work in the tribal area, not only to earn livelihood, but also provide them with labor saving devices. One such instance is to provide instant meal. We get the benefit of instant meal in the urban areas, but these instant meal are not available in the shops in tribal areas, which are affordable. Deepak Foundation initiated a unique program aimed at curbing malnutrition and anemia and providing entrepreneurial opportunities to marginal tribal women farmers in Kamat and Naswadi blocks of Chota Udaipur district under the project Paripurna. These efforts together took the shape of the award-winning concept of instant khichdi. It engages local women farmers in processing locally grown pulses and vegetables. The women are trained in managing the processing plant and procuring local farm produce like pulses, rice and vegetables. અમે આ મિશન મંગલમાંથી બેન આવ્યા તો અમને સમજાવે કે એક મંડળ તમે ખોલો તો મંડળમાં તમે આગળ વધશો તો તમને કે સારું પડશે. મંડળ બનાવીને પછી અમે આગળ કંઈક અમે કંપની ઊભી કરી. In the initiative, 6,000 tribal women were imparted skills, training. Out of them, 2 farmers producers companies were formed and registered to create value-added systems. દીપક ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 33 વર્ષથી મહિલા અને બાળકના આરોગ્ય ઉપર કામગીરી કરી રહ્યું છે અને સાથે સાથે હવે
લોકોની આજીવિકા ઉપરના કામગીરી અમે શરૂ કરેલી છે. તો છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને નસવાડી બ્લોકમાં અમે અત્યારે લોકોને આજીવિકા ઉપર કામગીરી મળી રહે એ ઉદ્દેશ્યથી કૃષક મહિલા કંપની બનાવેલી છે અને એ કૃષકના બહેનો ખેડૂતો પાસેથી લોકલ એ અનાજને લે છે. एक वाइब्रेटर पे वॉशिंग होने के बाद उसको हम कन्वेयर बेल्ट पे सॉर्टिंग कन्वेयर करते हैं. कन्वेयर बेल्ट पे कन्वेयर होने के बाद उसको एयर बबल वॉशिंग होता है. वॉशिंग होने के बाद कुकिंग प्रोसेस रहती है. ये होल प्रोसेस में टोटल 10 घंटे लगते हैं. टोटल 10 घंटे के बाद ये प्रोसेस आगे जाते हैं. उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन किया जाता है एक सीक्रेट प्रोसेस के अंदर कंट्रोल कंडीशन उसको ड्राई किया जाता है. ड्राई होने के बाद उसको ड्राई मास हम पैकिंग करते हैं. एक पैकेजिंग में डिफरेंट साइजेस रहते हैं एज पर द मार्केट ऑर्डर. फिर हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. This is the first time that there is any sort of processing unit in a place like Naswadi, which is a tribal remote block. So getting the kind of investment in this area was a major challenge for us. We are supposed to set up more plants like this in future. So this is one of the concern that we feel that getting that level of investments. Women are now very active and they have taken up the challenge and they do plan to generate funds from their side as well. This is one simple effort that we are making, particularly for those who are working in the rural and tribal areas. And I hope this project is a success. Thank you. एनजीओ में देखो एनजीओ तो क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. हाँ हेलो. फिर एनजीओ आगे या शिका इज शेयरिंग द स्क्रीन. जैसे ट्रस्ट एक में रजिस्टर्ड हुआ तो वो ट्रस्ट. शिखा हेलो. या तो जैसे कि ये स्क्रीन पे दिखाया गया है फोटोज, गुजरात के ट्राइबल बेल्ट के एक दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आनंदी संस्था काम करती है और वहाँ पे ये बहनों का एक संगठन है जो मिलके इमली चूरी एक डिश बनाती है जिसमें इमली, अदरक, मेथी, हल्दी, गुड़, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके ये लोग इमली चूरी डिश बनाते हैं. बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट से ये रेसिपी बनाई गई थी कि फूड डाइवर्सिटी, और वहाँ पे जो भी महिलाओं, बच्चों और लोगों को अलग अलग प्रोटीन और फाइबर्स के गुण चाहिए होते हैं शरीर में, तो ऐसे गुण प्राप्त हो ऐसी एक डिश संस्था की महिलाओं द्वारा आजीविका के उद्देश्य से और हेल्थ के उद्देश्य से बनाई गई थी. तो ये डिश है इमली चूरी. बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और गुजरात की पूरी टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी दी खेलों की और एक पोषक तत्व की 2 रेसिपी की. अब आगे हम बात करने वाले हैं राजस्थान की. तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो मुझे कवि का जो एक स्मरण होता है, राम स्वरूप किसान. वो खुद किसानी करते थे तो उन्होंने कविता लिखी थी कि मेरे साथ विधाता ने अलग ही कर रखी है कि मैं कमरे में बैठकर कविता नहीं कर सकता. मैं तो सूट करता या लावणी में लगे हुए ही कर सकता हूँ कविता. मेरे अंदर तो हड्डियां तोड़कर पसीने के रास्ते ही निकलती है कविता. लोग पूछते हैं अक्सर मुझसे, खेती करते हुए कैसे बचा लेते हैं समय कविता के लिए. मैं कहता हूँ खेती ही कविता, कविता ही खेती. तो ये जो कवि ने कहा है, ये पूरे राजस्थान के लिए हम समझ सकते हैं कि वहाँ के किसान को अपनी खेती को, अपनी जमीन को कितना महत्व देते हैं. तो ये ऐसे राजस्थान की तरफ से मैं निशा जी को आमंत्रण करूंगी कि वो अपना कार्यक्रम आगे रखें. निशा जी.
निशा जी, निशा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? निशा जी नहीं है, मैं 1 मिनट ब्रेकआउट रूम में देख लेती हूँ, अगर वो है तो मैं उन्हें यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी तो जी नफीसा जी, मेरा सुझाव है कि अगर राजस्थान ग्रुप में से आप लोग को मालूम है तो शरीफा आगे जा सकते हैं जहां तक निशा वापस आए तब तक। जी जी जरूर हम जा सकते हैं आगे। तो राजस्थान की तरफ से जो बात है उसमें एक विमेन फेडरेशन है, उनका एक गीत प्रस्तुत होगा हमारे साथ, और उसके अलावा फोटो प्रेजेंटेशन के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग के एक्सपीरियंस शेयर होंगे, और वागधारा संस्था की तरफ से किस तरह से नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिस होती है उसके बारे में बात होगी। और उसके बाद राजस्थान की तरफ से क्या क्या प्राकृतिक, हमारे जो मेंबर्स हैं एनसीएनएफ के राजस्थान के, क्या क्या किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो मैं आगे चाहूंगी शिखा जी, आप राजस्थान के जो गीत है उससे हम शुरुआत करें। अभिषा जी या निशा जी, सॉरी शिखा जी। વિશ્વિઘા અને અમે આ शिखा जी शायद, हाँ अब शायद बेनो थोरे संगठन रो छे नहीं पार, बेनो थोरे संगठन रो छे नहीं कोई पार, गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000, गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000। धानी माही मीटिंग चलाए हर मास, धानी माही मीटिंग चलाए हर मास, खेती बातों कर लो रे कर लो सुधार, खेती बातों कर लो सुधार, कर लो सुधार बेनड़ी कर लो विचार, कर लो सुधार बेनड़ी कर लो विचार, गाँव गाँव से जुड़ गई रे बेना 5000, ढाणी ढाणी से जुड़ गई रे बेना 5000, भूमि जुड़ गई छकनीर जुड़ गई सब नौरो साथ, भूमि जुड़ गई छकनी जुड़ गई सब नौरो साथ, मोटी रे ने बन गई रे बेनड़ियों लारो लार, मोटी बन गई रे बेनड़ियों लारो लार, बेनड़ियों लारो लार रे भाई तोरे साथ, बेनड़ियों लारो लार रे भाई तोरे साथ, गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000, गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000, खेती बाड़ी लाए बरेरी मंडी माही दाम, खेती बाड़ी लाए बरेरी मंडी माही दाम, पूरो पैसो मिलसी रे कमाई अपरंपार, पूरो
पैसो मरजैले कमाई अपरंपार बेन कमाई अपने हाथ कमाई अपरंपार बेन कमाई अपने हाथ गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000 गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000 बेनो थोरे संगठन रो से ने कोई पार बेनो थोरे संगठन रो से ने कोई पार गाँव गाँव में जुड़ गई रे बेना 5000। धन्यवाद धन्यवाद। जी ईशा जी, इसके बाद जो हमने बात की है तो वो प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे, फोटो प्रेजेंटेशन। जी, तो राजेश जी जो है वो हमें हमारी जो फोटो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो राजेश जी, ओवर टू यू। नमस्कार। ये जो फोटो प्रेजेंटेशन है राजस्थान के पार्टनर्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ वेस्ट में जो 4 पार्टनर्स हैं उनके फील्ड एरिया में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन, क्रॉप्स के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को शो किया है। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट इंटरवेंशंस में प्राकृतिक खेती से किस तरह से किसान जुड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अविशा जी। जी, शिखा है प्रेजेंटेशन के लिए, शिखा है जी। तो जब भी आपको नेक्स्ट फोटो पे जाना आप बोल सकते हैं। हाँ, ये मैरीगोल्ड कल्टीवेशन अराउंड 500 फार्मर्स कर रहे हैं साउथ राजस्थान में। नेक्स्ट। और उससे मैरीगोल्ड कल्टीवेशन से माला बना करके और फ्रेश फ्लावर बेच करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। 20 छोटे आधा बीघा लैंड से यानी 1000 स्क्वायर मीटर से वो 25 से 30 हजार रुपए अर्न कर लेते हैं। ये एक विमेन फार्मर जो उसके खेत पर गार्लिक प्रोडक्शन हुआ है उसके साथ है। ये एसएचजी मेंबर्स के साथ हमने किया और पूरे एसएचजी के जितने मेंबर्स थे सबको 5 kg गार्लिक दिया था और उससे जो प्रोडक्शन आया है तो वो उनकी खुद की होम कंजम्पशन के साथ साथ में सेलिंग के लिए भी एक इनकम जनरेशन का सोर्स हुआ। नेक्स्ट। ये बाड़मेर का है। नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए फील्ड प्रिपरेशन करते हुए महिला इसमें खेत को तैयार कर रही हैं। जो छोटी मोटी झाड़ियां और हैं उनको हटा करके पूरे खेत को तैयार करके, ये भी वेस्ट राजस्थान के बाड़मेर से है। ये मल्टीपल क्रॉपिंग के का फोटोग्राफ है अलवर जिले से, जिसमें नेचुरल फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग को डिस्करेज किया जाता है। तो इस फोटो में आप मक्का के साथ साथ में जो इंटरक्रॉप में मिर्च देख रहे हैं। इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट हुआ है और फार्मर्स अब मोनोक्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीवामृत प्रिपरेशन का है। फार्मर्स को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये भी अलवर जिले का है और इसमें इब्तदा के जो के विलेजेस में फार्मर्स हैं वो जीवामृत बना रहे हैं। नेक्स्ट। ये घन जीवामृत प्रिपरेशन का है। द्रव जीवामृत तो इरिगेशन के साथ में और स्प्रे कर अप्लाई करते हैं। घन जीवामृत
वो फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में घनजीवामृत अप्लाई होता है, तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ये भी अलवर जिले से है। नेक्स्ट, ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग को शो किया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेज के साथ में इंटरक्रॉपिंग में पल्सेस में ब्रीडिंग कर रही है महिलाएं। नेक्स्ट, ये फेरोमोन ट्रैप इंसेक्ट कंट्रोल के लिए जो लगाया है वो एक काफी यूजफुल टूल है, लो कॉस्ट है और साथ साथ में नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस के तहत इसको यूज किया है। नेक्स्ट, हर संस्था जितने भी फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनकी नेचुरल फार्मिंग के एस्पेक्ट पर, जिसके जो मेन 4 एस्पेक्ट होते हैं, बीजामृत, जीवामृत और वापसा और आच्छादन, इन चारों प्रैक्टिसेस पर लगातार ट्रेनिंग करती है। ये अलवर जिले का है। नेक्स्ट, इसमें जीवामृत प्रिपेयर करते हुए जो पहले आपने देखा था, ये सेकंड फोटो है। नेक्स्ट, ये वेजिटेबल फार्मिंग ट्रेलिस मेथड में एक मिनट, ये लौकी का प्रोडक्शन हो रहा है और काफी अच्छा प्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं इसमें। बोटल गॉड, ये लौकी का प्रोडक्शन है। ये मीडो ऑर्चर्ड का है, ये राजसमंद जिले का है और सेवा मंदिर संस्था ने अभी इस तरह के हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जनरली गुआवा के अंदर जो स्पेसिंग रखते हैं आप 5 मीटर्स की, इसमें स्पेसिंग 2.4 मीटर्स की है रो टू रो, और उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग में क्रीपर्स, जो लौकी, तरोई, करेला, इनकी बेलें से फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम, जब तक कि गुआवा से प्रोडक्शन आए तब तक सब्जी से प्रोडक्शन वो ले रहे हैं। नेक्स्ट, ये इनिशियल स्टेज का है जिसमें गुआवा का लखनऊ 49, ये बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर 500 स्क्वायर मीटर एरिया में 110 प्लांट्स को लगाया है और ये अभी फरवरी का प्लांटेशन है, फरवरी 2021 का। नेक्स्ट, ये बीजामृत से मूंग को ट्रीट करते हुए सोइंग से पहले, ये प्रोट्रे का। नेक्स्ट, प्रोट्रे के अंदर जो सीडलिंग्स को रेस करने से जो वेस्टेज होता है आपका सीड्स का, और उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोट्रे के अंदर रेस किया है वेजिटेबल सीड्स। नेक्स्ट, पहली बार राजसमंद एरिया के अंदर अरबी, अदरक, रतालू और हल्दी, इसके प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के तरीके से फार्मर फील्ड स्कूल में जोड़ा और अभी इस समय 90 फार्मर्स इसके कल्टीवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये किसान अपने खेत में जो फार्मर फील्ड स्कूल के तहत सब्जी उगी उसको बेचते हुए, ये भी राजसमंद जिले से है, सेवा मंदिर के एरिया से। नेक्स्ट, ये जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था कि एसएचजी मेंबर्स को जो लहसुन का उत्पादन, लहसुन हमने ये सीड मध्य प्रदेश का से मंगवाया था। नेक्स्ट, ये राजसमंद के कांकरोली एरिया से है जिसके अंदर की फूल गोभी या कॉलीफ्लावर, सॉरी ये पत्ता गोभी का है, उसके प्रोडक्शन का फील्ड है। ये सारा नेचुरल फार्मिंग के फार्मर्स हैं। ये ब्रोकली का प्रोडक्शन है, ब्रोकली इस बार। नेक्स्ट, ब्रोकली प्रोडक्शन इस बार इस सीजन पहले लास्ट ईयर 20 फार्मर्स ने किया था, इस बार ये ज्यादा फार्मर्स कर रहे हैं। इस बार 40 फार्मर्स इस ब्रोकली प्रोडक्शन से जुड़े हैं। थैंक यू। ये सारे जो फार्मर्स आपने देखे प्राकृतिक खेती से अपनी उत्पादन कर रहे हैं और साथ साथ में
जो प्रोड्यूस है उससे खुद का और साथ साथ में जो उसके यूजर्स हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। मैं बीच में थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगी कि हम सभी साथी टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे हमने तय किया है 12:30 बजे हमें वापस मेन सेशन में भी जाना है और अभी महाराष्ट्र और अभी काफी हमारा बाकी है, तो थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जी, वागधारा संस्था से एक प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिस ऑफ एनएफ की जो बात है वो वागधारा संस्था से। अच्छी फसल लेने के लिए फसल को कीटों से बचाना जरूरी है। सच्ची खेती के विभिन्न आयाम होते हैं। हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि किस प्रकार एक किसान सच्ची खेती अपनाकर अपना जीवन खुशहाल बना सकता है। बहुत आसानी से हम सच्ची खेती के घटकों का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। इस कड़ी में आज की चर्चा का विषय है जैविक कीट विकर्षक। रासायनिक खेती में कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक और खर्चीला तरीका है और किसान इसका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में करने लगे हैं। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को जानने के बाद से वे अपने लिए बिना रसायन वाली और बाजार के लिए रसायन वाली खेती करने लग गए हैं। यह बहुत ही अमानवीय है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मित्र और शत्रु कीट सभी का एक साथ नुकसान हो जाता है और खेती भी प्रभावित होती है। कीट प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है मित्र और शत्रु कीटों की पहचान। इसके लिए हमें गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ खेत का भ्रमण करके समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस कीट का क्या नाम है, कौन नुकसान पहुंचाता है और कौन दूसरे कीटों को खाता है। यदि हम प्रकृति के नियम जीव जीवस्य भोजनम के चक्र को समझ जाते हैं तो फिर कीट प्रबंधन बहुत ही सरल हो जाता है। स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके जैविक कीटनाशक भी बनाया जा सकता है। इसमें सबसे आसान तरीका है 1 किलो गाय का गोबर, 2 लीटर गौमूत्र, 1-1 किलो नीम, करंज और आकड़ी की पत्तियां, 50 ग्राम गुड़। सभी सामग्री उचित मात्रा में इकट्ठा करके नीम, करंज और आकड़ी के पत्तों को बारीक काटकर या पीसकर गोबर और गौमूत्र में ठीक से मिला लेते हैं। फिर इसमें गुड़ को पीसकर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस बर्तन को ठीक से ढककर छाया में रख देते हैं। ध्यान रहे हवा भीतर नहीं जाए। इस घोल को 2-3 दिन के बाद लकड़ी से हिलाते रहते हैं। यह प्रक्रिया 3 से 4 बार करते हैं। इस प्रकार 12-15 दिनों में आपका जैविक कीटनाशक तैयार है। अब इसे एक चौड़े मुंह के बर्तन में लेकर झाड़ू या कूची से पौधों पर छिड़काव किया जाता है। कुछ किसान तो इस घोल को कपड़े से छानकर छिड़काव मशीन का प्रयोग भी करने लगे हैं। इस प्रकार हम स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करके भी कीटों के प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तरीके भी अलग होते हैं, पर मूल मंत्र वही रहता है। कैसे स्थानीय सामग्री का घरेलू स्तर पर निर्माण करके फसल को बचाया जाए, जिससे कि खर्च कम हो, हम पर और पर्यावरण पर होने वाला नुकसान भी कम हो।
इन सभी तरीकों में एक अचूक प्रयोग है ब्रह्मास्त्र का निर्माण। इसमें उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं आधा लीटर नीम का तेल, आधा किलो तंबाकू पट्टी, 100 ग्राम हींग, 6 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम पिसा हुआ लहसुन, 250 ग्राम पिसा हुआ अदरक और 250 ग्राम पिसी हुई हरी मिर्च। इन सभी सामग्रियों को ठीक प्रकार से मिलाकर 6 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं और इसे छेड़ते नहीं हैं। दूसरी ओर 100 लीटर पानी में 50 ग्राम साबुन पाउडर मिलाकर रख देते हैं। 6 घंटे बाद दोनों घोल एक साथ मिलाकर उसका छिड़काव फसल में समय समय पर कर सकते हैं। छिड़काव के बीच 20 से 25 दिन का अंतराल रखते हैं। कीटनाशक निर्माण की सामग्री अलग अलग हो सकती है, तरीकों में भी बदलाव हो सकता है, परंतु ध्यान रखने योग्य बात है स्थानीय सामग्री का उपयोग, कम खर्च सामग्री का उपयोग और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग। जैविक कीटनाशक बनाने और उसके प्रयोग के साथ साथ कुछ किसानों ने तो और भी नए नए तरीके अपनाए हैं, जैसे खेत में बीच बीच में लकड़ियों को गाड़ दिया जिससे चिड़ियाएं और अन्य पक्षियों को बैठने की जगह मिले, वे फसल में लगे कीड़ों को चुन चुन कर खा सके। यह भी बहुत कारगर तरीका है। गेंदे के फूल या अन्य महक वाली फसलों को मिश्रित करके बुआई करना जिससे कीटों का प्रकोप कम हो सके। कीटों को फसलों से दूर रखने के लिए तेल लगे या चिपकने वाले कागजों को फसल के बीच में लटका देना चाहिए। सच्ची खेती प्रेरित करती है कि सभी किसान अपने अंदर छुपे हुए वैज्ञानिक को पहचानें, उसको जागृत करें और नए नए तरीके अपनाकर जैविक खेती के नई नई विधाओं को जन्म दें या परंपरागत तरीकों को खोजें। हम जैविक कीटनाशक अपनाएं, समझदार बनें, पैसा भी बचाएं। I would request everyone to please mute. तो नेक्स्ट जो है वो हमारा फोक डांस है राजस्थान। हमने राजस्थान की प्रस्तुति देखी। अब हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। जय जय महाराष्ट्र माझा, ये गाना हम सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, हम सबने देखा भी है। महाराष्ट्र को हम जानते भी हैं कि यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी कई सारी नदी Is it my connection or is it Sharifa's connection? It's Sharifa's connection. Oh, okay. Sharifa, that will stop the use. जी जो ब्रिगेडियर सावंत जी हैं वो देखेंगे नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस को लेकर। ब्रिगेडियर सावंत जी जो हैं उनको भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, और चूंकि एक हमारा है बना हुआ तो मैं थोड़ा उनके बारे में ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि वो केवीके से जुड़े हुए, सिंधुदुर्ग केवीके से वो जुड़े हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से। और उसके अलावा भी उन्होंने काफी साल तक महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे काम किया है किसानों के साथ सीधी तौर पे। और
उन्होंने जैसे वो रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, और उसके बाद उन्होंने आर्मी स्कूल मतलब सैनिक स्कूल भी बनाया था, डेवलप किया था, और अभी अपनी सेवाएं समाज सेवा की तरफ वो झुकाव रखकर उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में वो काम कर रहे हैं। तो मैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी को आमंत्रण करूंगी कि वो अपनी बात, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी। सावंत जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी, तो अगर महाराष्ट्र से कोई और जुड़े हैं और जिन्हें प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पता हो तो वो टेक ओवर करना चाहे। महाराष्ट्र से कोई? हाँ, बालाजी नरवाड़े। जी बालाजी। हाँ, सह्याद्री से मैं एक 10 साल से खेती करता हूँ, सेंद्रीय खेती। जी जी। और सह्याद्री बहुउद्देश्य स्वाभाविक संस्था है हमारी, उगम संस्था के उगम ग्रामीण विकास संस्था के साथ जुड़े वाली। यहाँ हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में 3 संस्था ये काम करते सेंद्रीय खेती के ऊपर। ठीक है जी। हाँ, तो ये भाषा तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं काश्तकार हूँ, हर 24 घंटे ही खेती में रहता हूँ और सेंद्रीय खेती करता हूँ पूरी। इतना ही। जी बालाजी, आपका हाँ, इतना ही। जी, अगर हम ऐसे कर सकते हैं अविशा, अगर सावंत जी नहीं जुड़े, ब्रिगेडियर सावंत जी नहीं जुड़े, तो हम शेखरू फाउंडेशन का जो उसके बाद का नेचुरल फार्मिंग के एक्सपीरियंस में जो वीडियो है उससे शुरू कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम सावंत जी से कांटेक्ट करके उनको बुला लेते हैं। जी, तो शेखरू फाउंडेशन का वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, जिसमें वो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो हमें वीडियो के माध्यम से जानकारी आप दीजिए। नमस्कार, माझं नाव राधाकिसन रामभाऊ गुळवे, गोगलगाव, तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर. माझं जे गाव आहे ते शिर्डीपासून साधारणतः 20 ते 25 किलोमीटर अंतरावरती आहे आणि मी गेली 5 वर्षापासून नैसर्गिक शेती करत आहे. शेतामध्ये आपण जर विजिट म्हणजे तुम्ही स्वतः या इथं बघा, आहे शेत तर तुम्ही या बघा. मस्टर्ड म्हणजे कासेवर सूज येणं, कधी कधी सडामधून भूमिश्रित दूध येणं किंवा दगडासारखी कास होणं,
त्यांच्या टीमने आपल्याला हे जे आयुर्वेदिक पद्धती आहे ती सांगितलेली आहे. अब हमारे पास ब्रिगेडियर सावन जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, पर उन्होंने हमारे साथ कुछ वीडियो शेयर किए थे जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, तो क्या हम वो वीडियो देख सकते हैं शरीफा? जी हमारे पास वो कितने मिनट का वीडियो है, हमें वो थोड़ा टाइम का देखना है, तो कितने वीडियो है और कितना मिनट है वो जरा आप अगर थोड़ा रख पाए तो। 3 वीडियोस है एंड अप्रोक्सीमेटली दे वुड बी अराउंड 6 मिनट्स टोटल ऑफ 6 मिनट्स। अच्छा, टोटल तीनों वीडियो का मिलाकर 6 मिनट है। ओके, तो फिर हम देख सकते हैं क्योंकि हम प्रेजेंटेशन स्किप कर रहे हैं, तो हम वो देख सकते हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Development of nutrition garden through natural farming for food and nutritional security. Krishi Vigyan Kendra Kirlos, Sindhudurga has been established by Sindhudurga Jilla Krishi Pratishthan Kirlos under the sponsorship of ICAR. Brigadier Sudhir Sawant, ex-member of Parliament, is a founder of Sindhudurga Jilla Krishi Pratishthan and Krishi Vigyan Kendra Sindhudurga. Brigadier Sudhir Sawant is the key person to accelerating the spread of natural farming practices at national level. Krishi Vigyan Kendra has developed successful nutritional garden through natural farming for food and nutritional security. Natural farming is nature care farming transition towards a more local, resilient and adaptive agroecology based farming. Krishi Vigyan Kendra Sindhudurga is knowledge hub in natural farming transformation. It has been functioning as a resource center for natural farming. Krishi Vigyan Kendra is conducting on-farm testing and frontline demonstrations to assess the natural farming technologies, conducting the program for capacity development of farmers to update their knowledge and skills on natural farming, providing farm advisories through ICT. In addition, Krishi Vigyan Kendra has been providing good quality natural farming technological products like Jeevamrut, Bijamrut, Ghanajivamrut, Brahmastra, Nimastra, and making these available to farmers in the jurisdiction. Nutritional garden through natural farming is the intervention promoted by Krishi Vigyan Kendra Sindhudurga. The major objective is to increase the availability and access to nutrient-dense produce for household consumption. A nutrition garden can make a critical contribution to diversifying the food basket of the household. Myself, Shankar Kanu Sawant, from village Pokhran, Taluka Kuraj, district Sindhudurga. Farming is my livelihood activity of my family. KVK Sindhudurga has trained me in natural farming. Under the guidance of KVK, I prepare nutrition gardens surrounding my house. Grow nutrition garden on 10 gunta area though out of the year. I use Jeevamrut, Bijamrut, Ghanajivamrut and mulching. I don't use chemical fertilizers and pesticides. I have cultivated about 54 fruits, vegetables, pulse, oilseeds, medicine crops. The fresh and chemical-free product from this nutrition garden in use in daily household consumption. Save our family budget about rupees 30,000. We are now promoting natural farming through Krishi Vigyan Kendra in Sindhudurga district. This Shankar Kanu Sawant farmer is our adopted farmer, and we have trained him in natural farming and preparation of
nutrition garden on the basis of natural farming. We are promoting so many farmers in this vicinity for preparing these nutrition gardens in near future. ये मेरा दूसरा प्लॉट है, वो मोरिंगा का, शेवगा बोलते हैं इसको। ये मोरिंगा का जो प्लॉट है, इस बार इसका छाट नीचे से छाट के पकड़ लिया है और इंटर क्रॉप इसका उड़ीद का है। ये 2.5 महीने के बाद निकल जाता है, उसके बाद ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद इसका भी क्रॉप बहुत बढ़िया आता है। ये सुभाष पालेकर नैसर्गिक फार्मिंग का ये तीसरे साल का ये मोरिंगा है। वैसे 2 साल का इसका अभी क्रॉप लिया है और तीसरे साल के लिए ये कटिंग किया हुआ है। अभी ऐसा आया है। मैं शरद शिंदे, मोड नेम। ये मैं इसमें 800 लीटर में ये जीवामृत बनाता हूँ और 800 लीटर में ये जीवामृत बनाने के बाद अभी 2 दिन के बाद ये जीवामृत बनता है। उसके बाद ये जो मेरी दूसरी टंकी है ये इस टंकी में लेता हूँ और इस टंकी में लेने के बाद ये ट्रैक्टर को जोड़ने के बाद जैसा बनता है वैसा इस टंकी में लेके अभी ट्रैक्टर इसको लगा के ये ट्रैक्टर में जाता है। वैसे ये जो इसका वाल है, ये वाल जब हम ऐसा घुमाते हैं तो ये टंकी में से जैसे ये लेटरल के ऊपर गिरता है पूरा। जैसा चाहिए वैसा ये जितना चाहिए उतना हम डाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। कम पैसे में ये सिस्टम बना सकते हैं। हर एक किसान को ये सिस्टम बनाने के लिए बढ़िया होता है। बगीचे के लिए बढ़िया सिस्टम रहती है इसमें और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक किसान ये बना सकता है। और ये जीवामृत का जैसा साड़ी बना के या कुछ फिल्टर लेके जो देते हैं, इससे इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसमें ज़्यादा जीवामृत बहुत बढ़िया मिलता है बगीचे में। अब आम्ही माझे आरोग्य साथी जो संस्था है उनकी तरफ से एक वीडियो की प्रस्तुति हम कर रहे हैं। तो अविशा एंड शिखा प्लीज वीडियो की प्रस्तुति करें। स्वास्थ्यातला काय हा हवामान बदल झाला, बरोबर आहे। स्वास्थ्यापासून तर आपल्या क्रयशक्ती सगळ्या गोष्टीवर या हवामान बदलाची काय लावले त्यात तुम्ही आम्ही बाजूला आजूबाजूला? पोपट आहे, चवळी आहे, तूळ आहे, एंडी वगैरे हे एंडी आणलो घेऊनच लाडच घेऊन एंडी लावलो आणि मूग वगैरे सगळाच आहे। आणि एकूण मच्छी पासून किती उत्पादन मागच्या वर्षी किती झालं?
जी धन्यवाद। महाराष्ट्र की तरफ से जी अविशा। गोगलगाव, तालुका राहता जी अविशा जी, महाराष्ट्र की तरफ से हमारी प्रस्तुति यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, राइट अविशा जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साथियों, हम काफी समय से वीडियो और उसके माध्यम से हमने तीनों राज्यों के काम देखे हैं, अलग अलग पद्धतियां हमने सीखी हैं। तो अब थोड़ा हमारे जश्न में हम कुछ और शामिल करते हैं। हम थोड़ा खेल यानी कि क्विज खेलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफी किसान मौजूद हैं। तो मैं अविशा जी और राजेश जी से विनती करूंगी कि हम क्विज खेलें और थोड़ा अभी हमारा जो नॉलेज है, 1 साल में हमने काफी तालीमों के थ्रू, हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस के थ्रू जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो खेल के माध्यम से हम थोड़ा एक दूसरे से शेयर करें। अविशा जी एंड राजेश जी। थैंक यू सो मच शरीफा। तो मेरी साथी जो जुड़ी हुई है शिखा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो है क्वेश्चंस पेस्ट करती रहेगी चैट बॉक्स में ऑप्शंस के साथ, और फिर जो हमारे साथ किसान भाई बहन जुड़े हैं तीनों राज्य से, वो अपना हाथ ऊंचा करते हुए वो जवाब बता सकते हैं उनके कारण के साथ। तो और फिर हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हैं जो उन सवालों के पीछे के कारण और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगे। शिखा, कैन यू face the first question? अविशा जी, क्या हम ये चैट बॉक्स के सवाल पढ़कर भी बताने वाले हैं ताकि थोड़ा आसान हो? जी जी जी। तो पहला सवाल है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? पहला, यूरिया खेत में देना। दूसरा, बीज उपचार। तीसरा, रसायन दवा डीएपी का प्रयोग। अगर कोई किसान भाई बहन इसका जवाब देना चाहे तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। प्राकृतिक खेती करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? यूरिया खेत में देना, बीज उपचार, रसायन दवा डीएपी का प्रयोग। बीज उपचार। अजीत, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बीजोपचार। बीजोपचार प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है और उस बीजोपचार किया जाता है। उसमें गोबर गोमूत्र इम्पोर्टेंट घटक रहते हैं। जी, आगे चलिए। जी शिखा, सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ गया है और मैं फिर से बोल भी रही हूँ। जीवामृत बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री जरूरी है? पहली, यूरिया गोबर पत्ते। दूसरा, मैं विनोद जी आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज जब जवाब के समय अगर आप। जी नमस्ते बालाजी। यूरिया के वास्ते मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ। जीवामृत बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री जरूरी है? पहला, यूरिया गोबर पत्ते। दूसरा, रसायन दवा डीएपी गौमूत्र। तीसरा, बेसन गुड़ गोबर गौमूत्र मिट्टी। बेसन गुड़ गौमूत्र। मैम मैं रिंकू कुमार। हेलो हेलो मैम, मैं रिंकू कुमार इतना अलवर से। बेसन गुड़ गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता होगी जीवामृत बनाने के लिए। बिल्कुल 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 सही जवाब आपका। इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे राजेश जी? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। और इसकी जो मात्रा है वो 10-10 और 1-1 से हम याद रखते हैं कि 100 अगर 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 250 ग्राम के करीबन बरगद के नीचे की मिट्टी उपयोग करते हैं। और इसको छाया में रखते हैं, जहाँ बारिश आ रही हो सीधी वहां नहीं रखते हैं, ये जरूरी होता है। जी धन्यवाद राजेश जी। थर्ड क्वेश्चन शिखा। थैंक यू। प्राकृतिक खेती करने के लिए निम्न में से कौन से घटक जरूरी है? पहला, बीजामृत जीवामृत आच्छादन वापसा। दूसरा, यूरिया गोबर फवारा सिंचाई।
तीसरा रसायन दवा, मिट्टी जांच। मैम पहला वाला ऑप्शन है, अशोक कुमार इब्तिदा से बोल रहा हूँ अलवर से। पहला वाला ऑप्शन है मैम, जीवामृत। और ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाफ्सा। वाफ्सा लोगों ने अगर कम सुना है तो इसका मतलब है कि पानी और हवा का मिश्रण। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए ताकि पौधे की जड़ों को स्वस्थ रहें और वो बढ़ सके। जी नेक्स्ट। वो बीच में वनीता ने हाथ ऊंचा किया था, कोई मुझे लगता है महिला है, तो जरा आप वहां पर भी ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू नफीसा जी। फोर्थ क्वेश्चन शिखा। प्राकृतिक खेती करने के लिए निम्न में से कौन से पशु के गोबर का मुख्य ज्यादा उपयोगी होगा? पहला भैंस, दूसरा गाय, तीसरा ऊंट। मैम इब्तिदा से अशोक कुमार, ये गाय का हेलो ऑप्शन ठीक है। हेलो हेलो, सॉरी, मुझे लगता है कि वनीता ने दूसरी तीसरी वनीता वनीता जी प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। गाय। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और देसी गाय को इसमें प्रेफर किया जाता है कि देसी गाय का गोबर ही या गोमूत्र इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिखा। प्राकृतिक खेती में फसल में कीट लग जाने पर क्या करना होगा? पहला 5 पत्ती गोल बनाकर छिड़काव करना, दूसरा यूरिया का छिड़काव करना, तीसरा रसायन दवा छिड़काव करना। और मैम मीरा सैनी इब्तिदा अलवर से। मीरा सैनी जी, अगर आप दूसरों को भी जवाब देने का मौका दे तो और कोई ट्राई करना चाहेगा? और इसके पीछे 5 पत्ती में हम कौन सी पत्ती यूज करते हैं उस पर? ये कई लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आशिफ जी का सही जवाब है। स्नेहा खोट महाराष्ट्र से जवाब दिया है इन्होंने, 5 पत्ती का गोल बनाकर छिड़काव करना। चैट बॉक्स के अंदर इनके आंसर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई किसान भाई या बहन हमें ये बता सके कि 5 पत्ती कौन सी होती है? हम कौन सी 5 पत्तियां यूज करते हैं? वनीता जी आप बताना चाहेंगी? 5 प्रकारचे पानं। वनीता जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। बहुत सही बताया आपने। नीम होता है इसमें, पपीता, करंज, सीताफल, अमरूद, अरंडी, इनमें से 6 में से कोई भी 5 पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट। प्रकृति को बचाने के लिए सबसे उपयोगी खेती कौन सी है? पहली रासायनिक खेती, दूसरी प्राकृतिक खेती, तीसरी एकीकृत खेती। कोई अनम्यूट करके जवाब देना चाहिए। हेलो हाँ, मैं लक्ष्मीलाल उदयपुर से। प्राकृतिक खेती। हाँ जी, प्राकृतिक खेती में। लक्ष्मीलाल जी बहुत सही जवाब दिया आपने। जी सर, थैंक यू। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिखा। 7th क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्राकृतिक खेती में किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? पहला डायमिथेनॉइड, दूसरा फिनोल्फोस, तीसरा अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र। और अग्निअस्त्र 3 अग्निअस्त्र। विनोद जी सही जवाब है आपका, अग्निअस्त्र। ये आखिरी प्रश्न है हमारा 8वां। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ कौन से हैं? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, नमी, दूसरा मिट्टी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, तीसरा उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशक, कवनाशक। मैम जीवामृत, बीजामृत और
फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना वही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही। इसके कई लोगों ने सही जवाब दिए, वनिता जी, आसिफ जी, स्नेहा जी और लक्ष्मीलाल मेघवाल जी, बहुत बढ़िया। बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और नमी। जी जी जी, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था और बहुत बहुत शुक्रिया सभी को इसमें इतने एक्टिवली भाग लेने के लिए। एंड अगर राजेश जी आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहें। इसमें काफी अच्छे जवाब हमारे साथियों ने, जो इसमें किसान भाई जुड़े हैं, किसान बहनें जुड़ी हैं और साथ में हमारी संस्था के जो साथी हैं उन्होंने सही जवाब दिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राजेश जी। ओवर टू यू शरीफा। थैंक यू। थैंक यू अविशा जी और राजेश जी, पर खासकर सभी किसानों को सो सॉरी टू इंटरप्ट। मिन का मैसेज आया है ब्रॉडकास्ट में, वी विल क्लोज द ब्रेक। हम 12:29 पे ब्रेकआउट रूम्स को बंद कर देंगे, तो मैं चाह रही थी 12:20 तक हम एक्सपेक्टेशंस, 12:25 तक हम एक्सपेक्टेशंस का सेशन कर सकें। तो सॉरी टू इंटरप्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविशा जी इस बारे में ध्यान बताने के लिए। तो किसानों, आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद कि आपने इतना अच्छे से इसमें भाग लिया और सबने बहुत उत्साह से जवाब भी दिए। तो आगे जैसे हमारी बात हुई है, तय हुआ है कि कोएलिशन को 1 साल हो गया है इस गठबंधन को, आगे इससे हमें क्या अपेक्षा है एज अ मेंबर, तो उसके बारे में हम तीनों राज्यों से बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं निरंजना जी को आमंत्रित करूंगी कि निरंजना जी इसका लीड लें। और निरंजना जी चेतना विकास संस्था में जुड़ी हुई हैं और वो खुद मतलब फार्मिंग और जो टिकाऊ खेती है, टिकाऊ खेती जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, उसमें काफी खुद एक्टिव भी हैं और खुद उन्होंने एमएससी बोटिंग की स्टडी की हुई है। तो मैं निरंजना जी से विनंती करूंगी कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारी अपेक्षाएं तीनों राज्यों की बात करें। शरीफा, आप मुझे बता पाएंगे अपने पास कितना समय है? जी, जैसे अविशा जी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि मतलब जैसे टाइम तो ऑफ कोर्स कम है, बट हम कोशिश करें कि 12:25 तक अगर हम खत्म कर पाए तीनों राज्यों का, तो यानी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं अभी। जी, और निरंजना जी अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर सके, क्योंकि शायद आपकी बैंडविड्थ बहुत लो है। हाँ, मैं एक बार चालू करके फिर मैं कैमरा ऑफ ही कर देती हूँ। जी, अभी पे आप दिख रहे हैं। जी। ओके, तो सभी को नमस्ते करके मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है समय कम होने के कारण मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि नेशनल कोalition फॉर नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय गठबंधन, यह राष्ट्रीय गठबंधन पर्यावरण पोषक खेती को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लेकर चला है और एम्बिशियस मिशन है। और जैसे कि शरीफा जी ने शुरुआत में बताया कि 50 लाख किसान को ये प्राकृतिक खेती के तरीकों में परिवर्तित करना चाहते हैं और 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर यह फैले, यह इनका इरादा है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, पर ये प्राकृतिक खेती के तरीकों में सुधार हो और सरकारी नीतियों का ये भाग बने, ये भी इनका एक उद्देश्य है। और इसके सरकारी पॉलिसीज में इसको अग्रस्थान प्राप्त हो और नागरिकों के साथ भी इसको एक अग्रस्थान मिले, ताकि जैविक खेती या प्राकृतिक उत्पादन की तरफ नागरिकों का रुझान बढ़े। तो इस तरह के उद्देश्य को लेके अगर ये चले हैं तो हम जानते हैं कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। आप सब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, सब अपने अपने ठिकाने प्राकृतिक खेती संबंधी के कार्य से जुड़े हुए हैं। तो अपनी खेती का अपने गांव और अपने राज्य में इसे आगे बढ़ाने के लिए आपकी इस गठबंधन से क्या अपेक्षा है, या ये गठबंधन आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है, यह जानने का यह सत्र है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से सब साथी अपनी अपनी अपेक्षाएं रखेंगे और ये जान ले कि ये सब लोग मिलके कम से कम 50,000 किसान कांटेक्ट में हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं महाराष्ट्र से, तो मैं सबसे पहले राजस्थान से श्री अनिल खान, इनको आमंत्रित करती हूँ। अनिल खान जी प्रधान संस्था से हैं
और जो विकास कार्यों में 2007 से जुड़े हैं, सोशल मोबिलाइजेशन, माइक्रो फाइनेंस एंड फार्म बेस्ड लाइवलीहुड, यानी कि सामाजिक उत्थान के लिए लोगों को जुटाना, बढ़ाना, बचत गटों से संबंधित छोटे कर्ज की व्यवस्था में काम है और खेती आधारित आजीविका का काम है। श्री अनीफ खान जी। Yes, yes. Thanks, Anja ji. Thanks to everyone to listen myself. So, मैं अनीफ प्रधान से बिहाफ ऑफ RCRC राजस्थान में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोग 4 ऑर्गेनाइजेशन एक बार बिफोर दिस वेबिनार हम लोग मीटिंग करके एंड देन कुछ कंपाइल किए हैं। इसमें एक तो पॉइंट्स चल रहा था कि मोर एंड मोर शेयरिंग, जो आज हम लोग एक मीट कर रहे हैं, इस तरीके का एक शेयरिंग होना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना और वहाँ वो एक प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पे होना चाहिए और उसका मे बी क्वार्टर में एक बार एटलीस्ट, कि जिससे ये जो शेयरिंग है और एक दूसरे से जो लर्निंग है वो मिलेगा। सेकंड है कि जो एडवोकेसी के लिए जो लैंड राइट्स है वुमेन्स के लिए पर्टिकुलरली, वो उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, एडवोकेसी किया जाए। एंड जो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो पार्टनर्स हैं एज वेल एज जो फील्ड लेवल का जो स्टाफ है, उसमें जो नई नई टेक्निक्स हैं उसमें एक सपोर्ट सिस्टम कुछ एक होना चाहिए सेंट्रली, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए। फिफ्थ था कि जो कुछ पार्टनर्स हैं जो इस तरीके का छोटा छोटा इंटरवेंशन तो कर रहे हैं लेकिन स्केल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए बजट का कुछ प्रोविजन छोटे पार्टनर्स के लिए आई थिंक वो प्रोविजन नेशनल लेवल से अगर हम लोग कर पाए तो एक बड़ा एक्सपेक्टेशंस है। और जो असिस्टेंट है, जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग की, प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसका जो एक अच्छा लेवल पे जाके मार्केटिंग करना और उसको उस लेवल का प्राइस दिलवाना, ये एक बड़ा चैलेंज आज के दिन है। सो उसके लिए एक मार्केटिंग प्लेस सेटअप क्रिएट करना नेशनल और स्टेट लेवल पे कोलैबोरेट करते हुए, जिसके लिए हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा जो एडवोकेसी लेवल पे स्टेट एंड नेशनल लेवल के लिए। तो वो लेवल पे एक बार जो हमारा एक ग्रुप है वो उसको फोर्स करे इन नेक्स्ट फ्यूचर्स में। हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट, जो जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक KVK और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक कोलैबोरेशन, जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट अपना जो एक्सटेंशन कर रहा है फंक्शनरीज, उसके साथ एक कोलैबोरेट होने का जरूरत है। तो वो सेंट्रल लेवल से उस तरीके का कोई लेटर निकले या उस लेवल का कोई मीट हो, वेबिनार हो जॉइंटली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हम लोग ग्रुप में पॉइंट आउट किए। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू अनीफ खान जी। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी लोग प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य नहीं है, वो कृपया एक फॉर्म है जो कि चैट बॉक्स में है, आप सभी लोग चैट बॉक्स में जाकर वहां पर एक लिंक है https करके NF कोalition का, उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को भरने का भरिए, जिससे हम सबको NCNF को मदद मिल सके। निरंजना जी। We lost Nafisa जी। आगे जी अभिषेक जी, फिर आगे अगर राजस्थान का हो गया तो हम गुजरात का ले लें अपेक्षाएं। जी बिल्कुल, जैसे हम प्लान कर रहे थे। तो गुजरात से हमारे साथ किंजल जी गुजरात के पार्टनर की अपेक्षाएं रखेंगी। किंजल जी WGWLO में स्टेट कोऑर्डिनेटर बतौर अभी काम कर रही हैं। तो वो गुजरात की तरफ से जितने भी पार्टनर हैं, 25+ पार्टनर्स हैं, उनकी अपेक्षाएं वो रखेंगी। किंजल जी। नमस्ते, मेरा नाम किंजल है, जैसे शरीफा जी ने बताया। मैं आपके समक्ष गठबंधन से जो सारी गुजरात की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अपेक्षा
रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गुजरात के सारे ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि मंडी के साथ का जो कड़ी का लिंकेज है वो अगर सपोर्ट मिल पाए तो, और इतनी मेहनत से जो सारे किसान जैविक खेती करते हैं, इसका अगर उचित मूल्य मिल सके मार्केट में, तो उसके लिए अगर कोई सपोर्ट या कोई काम कर पाए गठबंधन के थ्रू, तो वो एक बड़ी सहायता होगी। दूसरा, बीज के लिए किस तरीके से देसी बीज के सप्लायर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए, और किस तरीके के खारे जमीन पर किस तरीके के सीड्स बीज जर्मिनेट होते हैं, उसके लिए अगर कोई सपोर्ट मिल सके। टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अगर टेक्निकल सपोर्ट मिल सके तो, और अगर कोई मटेरियल मिल सके जो सादी भाषा में हम किसान लोगों के साथ शेयर कर पाए, तो उसके लिए चाहिए होगा। और एक सूची, ऐसी सूची बहुत उपयोगी हो सकती है जो हम लोग कभी भी किसी भी उस सूची में से उस इंसान से हम कांटेक्ट कर पाए, या कभी किसी सेशन में उनको बुला पाए, तो किसी एक्सपर्ट की सूची अगर मिल सके हमें कोएलिशन से, तो एग्रो पैस्टोरल मॉडल के स्केलिंग अप के लिए प्रोडक्ट सपोर्ट चाहिए था। और फूड फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर पाए तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए था। और एक साथ जुड़ के अगर कोई पॉइंट पे जॉइंट एडवोकेसी कर सके, और उसके लिए अगर कोएलिशन की तरफ से एक सपोर्ट मिले, तो ये गुजरात के सारे ऑर्गेनाइजेशन से और नेटवर्क से हमारी अपेक्षा है, कोएलिशन से। थैंक यू। थैंक यू सो मच किंजल जी। निरंजना जी ड्रॉप कर चुके हैं, तो महाराष्ट्र से कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस पेश करना चाहे? हेलो, मैं हूँ तारक काटे, वर्धा से हूँ मैं। और आपका जो मैंने अभी सारा चर्चा सुनी है, एक मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स है बहुत यंग है। तो एक अच्छी बात है कि यंग लोगों को नेचुरल फार्मिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। मैं करीब 25-30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ और साइंटिफिक नज़रों से इस विषय को देख रहा हूँ। और हम लोग अभी अलग अलग पेजेस में करीब 1,500 किसानों के साथ काम कर चुके। अभी भी वर्धा जिले में हम 400 से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं 6-7 साल से। तो मुझे ये लगता है कि जो अनुभव है, बहुत अच्छे इनोवेटिव अनुभव जो है, एक खासकर काम होना चाहिए कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे किसान होते हैं कि जो नया सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, चाहे वो टेक्निक के बारे में हो, चाहे उसके उपयोग के बारे में हो, चाहे मार्केटिंग के बारे में हो, तो उसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और वो ग्रुप के साथ अपने ये सारा जो नेटवर्क बना है उसके साथ शेयरिंग होना चाहिए। मैं करीब जब काम शुरू किया था तो मैंने वो इनोवेटिव फार्मर को ही ढूंढने की कोशिश की थी, उनके अनुभवों को। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठ के नया टेक्निक निकालता है, ऐसा नहीं। गांव के हमारे किसान है वो भी काफी प्रतिभाशाली होते हैं, और वो नया टेक्निक अच्छी तरह से कम खर्चीला और जमीन से जुड़े हुए टेक्निक होते हैं। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और जो शेयरिंग सबके साथ होना चाहिए, ये मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मुश्किलें भी आती है, ऐसा नहीं कि सब आदर्श ही आदर्श है, अलग अलग चैलेंजेस भी है। तो जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसका भी शेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र में जिनको चैलेंज आते होंगे वो दूसरे क्षेत्र में उसका सॉल्यूशन निकाला होगा। ये 2 सजेशन मुझे कहने थे, वो मैंने इसलिए शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तारक जी, हमने ये सारे नोट कर लिए हैं। अभी मेरे साथ फोन पे निरंजना जी जुड़ी है, तो वो महाराष्ट्र से कुछ और एक्सपेक्टेशंस बताना चाहेंगी। निरंजना जी।
हाँ, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। मैं महाराष्ट्र की तरफ से जो अपेक्षाएं हैं कोalition की तरफ या गठबंधन की तरफ, उसके लिए डॉक्टर विलास सावंत जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कृषि विज्ञान केंद्र सिंधुदुर्ग के एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो समय कम होने के कारण सावंत जी प्लीज 3 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं क्या? विलास सावंत जी नहीं है हमारे साथ। ओके, अगर आप बताना चाहे उनकी तरफ से। हाँ, तो उनकी तरफ से ये आया हुआ है सब, मतलब जो जिनके साथ भी उन्होंने बातचीत की कि अब मैं एक एक लाइन में ही बोल रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा था कि प्राकृतिक खेती की जो अलग अलग तकनीकें हैं, कभी कुछ ऐसा माना जाता है कि जैसे कि कहीं पे इतना गोबर लेना है और कहीं उतना मूत्र लेना है, तो इन सभी जो अलग अलग तकनीकें हैं उनका मानकीकरण जरूरी है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये उनका एक सुझाव था। दूसरा, कोalition या गठबंधन को अपने आगे की स्ट्रेटेजिक रिसर्च और एक्सटेंशन प्लान को व्यू रचना करना जरूरी है कि विस्तार कार्य के लिए वो क्या करना चाहेंगे और अनुसंधान के या शोध कार्य के लिए वो क्या करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आज जहां है उससे आगे बढ़ना जरूरी है। सरकारी नीतियों में नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का समावेश जरूरी है, एक उनका ये सुझाव था। और अलग अलग पद्धतियों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक है, जो कोalition से अपेक्षा है। दूसरा, ये एक और जो गठबंधन है उसका एक कार्य ये भी हो कि अलग विभाग शुरू हो, जैसे कि सरकारी तौर पे कृषि विज्ञान केंद्र में या दूसरे भी कोई ऐसे संस्थाएं हैं, वो अपने काम के साथ नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए एक अलग विभाग चालू कर सके। ये उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना जरूरी है, यानी ट्रेनिंग में भी सपोर्ट चाहिए। और उनको ये भी लगता है कि राष्ट्रीय गठबंधन को जिला स्तर पर भी एक कार्यकर्ता रखना चाहिए, यानी जिला स्तर पे जो हर बार का काम देख सके। ये महाराष्ट्र की तरफ से अपेक्षा है। थैंक यू सो मच निरंजना जी फॉर कंप्लीटिंग इट इन टाइम। हाँ, और गुजरात की तरफ से श्रीमती किंजल पिल्लई WGWLO की तरफ से बात रखेंगी, द वर्किंग ग्रुप ऑफ वुमेन फॉर लैंड ओनरशिप। उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस रख दी है गुजरात की तरफ से। ओके, हो गया मतलब। जी, तो हम बिल्कुल टाइम पर चल रहे हैं, तो ओवर टू यू शरीफा जी। जी, थैंक यू अभिषेक जी। बालाजी हिंगोली से, हेलो। हाँ, हमारे हिंगोली से उगम प्रेरणा और ये सह्याद्री संस्था 3 कामा करते एकत्रित, ये गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। तो हमारा उगम के एक अध्यक्ष जो है पाइकराव साहब, जयाजी पाइकराव साहब, तीनों हमारे जिले का स्तर पे रहेंगे। जी बालाजी जी, हमने जो है ना अभी बात की है वो पूरे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे मेंबर हैं उन सबके बिहाफ पे बात की है, तो आपके यहाँ से भी ये मुद्दे लिए गए हैं, तो सबकी बात हमारे यहाँ आ चुकी है। अच्छा, आप सभी जैसे कि हमारी बात हुई थी और टाइम भी हमारे पास काफी कम है, पर जो हमने ये जश्न में हमने तय किया था और जो हमारा कोएलिशन जब शुरू हुआ था जुलाई 2020 में, और जो हमने सारे उद्देश्य तय किए थे उस हिसाब से हमने काफी कुछ इस साल काम किया है। 2020 से 2021 में सबने साथ में जुड़कर एक प्राकृतिक खेती के उद्देश्य से जो सारे काम किए हैं और हमने काफी किसानों को इसमें जोड़ा है। तकरीबन हमने 1 लाख से ऊपर किसान हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कोएलिशन में, और इसके अलावा 500 से ज्यादा सभ्य हैं। तो आज हमने जो भी इस कार्यक्रम में सीखा है या अब तक के 1 साल के सफर में सीखा है, हम इसको और आगे ले जाएं और ऐसे ही हम उत्साह से जोश से जुड़ते रहें, दूसरों को जोड़ते रहें और हमारी जो भू संपदा है उसको और सुरक्षित करें, हमारी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें प्राकृतिक खेती के जरिए। यही आप सबसे विनम्र अभिवादन है। और आप सभी समय सर जुड़े, हमने समय सर ये कार्यक्रम को पूरा किया। आप सबके सहयोग के बिना ये उचित नहीं हो पाता, इसलिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम अब मेन सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम फिर से आगे सारे एक साथ एकजुट कर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट रीजन का ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ पे समाप्त होता है, और सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
शरीफा सॉरी, मैं एक जल्दी से कह रही हूँ, निरंजना जी जो हैं, क्योंकि उनको यहाँ की हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो अविशा, यू विल हैव टू हेल्प हर कनेक्ट देयर. Yeah, I'll do that. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you so much, everyone.